हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदय के क्या कारण थे। ओके, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदय के कारण आज हम लोग पढ़ेंगे। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं बीए और आपका सब्जेक्ट इतिहास है तो ये क्वेश्चन कई बार आया है। 500 शब्दों में भी आता है, 200 शब्दों में भी आता है। ओके, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदय के क्या कारण थे। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको। तो क्वेश्चन आपसे कुछ इस प्रकार पूछा जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदय होने के कारणों को लिखिए। ओके, तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदय के कारणों को जानने से पहले हम थोड़ा सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या है इसको समझ लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज आईसीएस अधिकारी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिसे हम ए.ओ. ह्यूम भी कहते हैं, इसके द्वारा दिसंबर 1885 में की गई थी। ओके, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक संगठन था जो कि भारतीयों का प्रतिनिधित्व कर रहा था। ओके, जैसे जब हमारे देश में ब्रिटिश शासन था, अंग्रेज़ों का शासन था, तो भारतीय अपनी समस्याओं को इसी कांग्रेस के द्वारा ब्रिटेन तक पहुंचाते थे कि कौन कौन से सुधार किए जाने चाहिए प्रशासन में। ओके, क्या समस्याएं हैं भारतीयों की, तो भारतीय कैसे पहुंचाते थे अपनी समस्या। भारतीय अपनी समस्या इस कांग्रेस यानी इस संगठन के पास पहुंचाते थे। ये संगठन सीधे ब्रिटेन से बात करती थी या ब्रिटिश शासक से बात करती थी। तो इस संगठन की स्थापना यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज आईसीएस अधिकारी, आजकल इसी को हम लोग आईएएस कहते हैं, इसका पहले नाम था आईसीएस। ओके, तो एक आईसीएस अधिकारी थे, रिटायर हो गए थे, अवकाश प्राप्त मतलब रिटायर, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम नाम था। उन्होंने दिसंबर 1885 में स्थापना की। हालांकि इसमें कई भारतीय भी शामिल थे, उन्होंने भी स्थापना में काफ़ी योगदान दिया, लेकिन जो प्रमुख योगदान माना जाता है वो इन्हीं का। इसका प्रथम अधिवेशन पुणे में आयोजित किया जाना था। ओके, पुणे में आयोजित किया जाना था, लेकिन उसमें पुणे में प्लेग नामक बीमारी फैली थी। इस कारण यह अधिवेशन मुंबई में आयोजित किया गया। तो पुणे में आयोजित किया जाना था, लेकिन पुणे में चूंकि बीमारी फैली थी प्लेग, इसलिए यह आयोजन मुंबई में आयोजित किया गया प्रथम अधिवेशन। इसका प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के ग्वालिया टैंक में स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ। ये सब पॉइंट हैं जो कि एग्ज़ाम में, बहुत बड़े बड़े एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, बड़े बड़े एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ से पूछ लिए जाते हैं कि प्रथम अधिवेशन कब हुआ, कहाँ हुआ। तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के यानी मुंबई के ग्वालिया टैंक में स्थित एक स्थान का नाम है गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ। प्रारंभ में इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। ओके, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रारंभिक नाम क्या था, भारतीय राष्ट्रीय संघ, लेकिन बाद में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष व्योमकेश चंद्र बनर्जी थे। ये जो प्रथम अधिवेशन हुआ बम्बई में ग्वालियर टैंक में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में, तो अध्यक्षता किसने की, व्योमकेश चंद्र बनर्जी ने। ये प्रथम अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदय के कौन कौन से कारण थे, यहाँ मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं छोटे छोटे, इनको समझ लेते हैं, आसान है। तो पहला पॉइंट है इसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का विकास। अंग्रेज़ों की दमनकारी तथा शोषणकारी नीति, रोलेट एक्ट तथा इल्बर्ट बिल विवाद ने भारतीयों की आंखें खोल दी। परिणाम स्वरूप भारतीयों के मन में भीतर ही भीतर असंतोष एवं अशांति की लहरें उमड़ने लगी। भारतीय प्रेस दबी आवाज़ से राष्ट्रवाद की भाषा बोलने लगी थी। कांग्रेस का उदय इन सभी कारणों से हुआ। तो अंग्रेज़ लगातार भारतीयों का दमन कर रहे थे, शोषणकारी नीति ला रहे थे। रोलेट एक्ट, जिसको काला कानून कहा गया, इसके बारे में अलग से वीडियो बना दूंगा। रोलेट एक्ट थोड़ा सा बता देता हूँ क्या है। रोलेट एक्ट था एक प्रकार से ऐसा कानून था जिसके तहत किसी भी भारतीय व्यक्ति को ब्रिटिश गिरफ्तार कर लेते थे संदेह के आधार पर, और उसे बताते भी नहीं थे। ना तो उस गिरफ्तार व्यक्ति को दलील करने का अधिकार था, ना तो वकील करने का, ना तो अपील करने का। मतलब वो तो ना तो अपने लिए वकील रख सकता था,
ना तो दलील कर सकता था, ना तो अपील कर सकता था। बस उसे गिरफ्तार कर लिया गया, जेल में डाल दिया गया। जब अंग्रेज़ चाहेंगे तभी छोड़ेंगे। कोई कार्रवाई कर ही नहीं सकता उस पर कि कोई जाए उसको छुड़ाने, कोई उसके समर्थन में बोल दे। अंग्रेज़ तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक उनका मन नहीं कहेगा। ओके, तो इसको काला कानून कहा गया, रोलेट एक्ट को, कि भाई ये कौन सा कानून है कि किसी भारतीय व्यक्ति को गिरफ्तार कर लो, उसे बताओ भी ना, किसी से मिलने भी ना दो। फिर है इल्बर्ट बिल विवाद। तो इल्बर्ट बिल विवाद भी थोड़ा सा बता देता हूँ। इल्बर्ट बिल विवाद, जैसे उस समय इंडिया में दो प्रकार के जज हुआ करते थे इंडिया में। ओके, एक तो ब्रिटिश जज होते थे और एक होते थे इंडियन जज, यानी भारतीय जज और अंग्रेज़ जज। तो जो भारतीय जज थे, इनको अंग्रेज़ों के खिलाफ कोई भी मुकदमा सुनने का अधिकार नहीं था। अंग्रेज़ जज भारतीयों के खिलाफ मुकदमा नहीं सुन सकते थे, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते थे, उनको सज़ा नहीं दे सकते थे। जबकि जो अंग्रेज़ जज थे, वो भारतीयों के भी मुकदमे को सुन सकते थे, अंग्रेज़ों के भी। तो यही विवाद था। ये सब कुछ आप पढ़ लीजिए कहीं से, या फिर आप नेट पर डालेंगे तो मिल जाएगा। मैंने थोड़ा सा बताया कि इसी विवाद को लेकर के एक बिल आता है। ओके, विवाद को लेकर के इंग्लैंड से एक बिल आता है और उसमें कहा जाता है कि अब भारतीय भी अंग्रेज़ों के खिलाफ सुनवाई कर सकते हैं, उनके मुकदमों की सुनवाई कर सकते हैं, सज़ा दे सकते हैं अंग्रेज़ नागरिकों को। तो अंग्रेज़, यहाँ जो भारत में अंग्रेज़ थे, वो काफ़ी नाराज़ हो गए, विवाद हो गया इस बिल पर। इसी को बोला गया इल्बर्ट बिल विवाद। ओके, इल्बर्ट जो बिल लाया था उसका नाम था, उसी का नाम था। मुझे नहीं पता कि वो उसमें भारत का वायसराय था या कौन था, बट उसी के शासनकाल में ये बिल आया था कि अब भारतीय भी अंग्रेज़ों के खिलाफ़ कार्रवाई कर सकते हैं, मुकदमा सुन सकते हैं। तो ये जो यहाँ अंग्रेज़ थे, भारत में अंग्रेज़ थे, काफ़ी नाराज़ हो गए कि इसको वापस लिया जाए। बाद में इसको वापस ले लिया जाता है। तो यही रोलेट एक्ट और इल्बर्ट बिल विवाद ने भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदय के कारणों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ओके, और इससे भारतीयों की आंखें खुल गई। परिणाम स्वरूप भारतीयों के मन में भीतर ही भीतर असंतोष और अशांति की लहरें उमड़ने लगी और भारतीय प्रेस पर भी दबाव डाला गया था। इसको एकदम दबाव डाल के इसको बोलने का अधिकार नहीं था भारतीय प्रेस को। ओके, कोई खबर नहीं छाप सकती थी ब्रिटेन के खिलाफ। लेकिन ये भारतीय जो प्रेस थी, ये दबी आवाज़ से राष्ट्रवाद की भाषा बोलने लगी थी, मतलब ब्रिटेन की नीतियों का विरोध कर रही थी धीरे धीरे, चुपके से। तो ये सब क्या हुआ, इसी सभी का परिणाम यही हुआ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विकास हुआ और फिर एक संस्था बन गई, एक संगठन बन गया। तो दूसरा जो हमारा कारण है वो है 1857 की क्रांति असफल होना। तो 1857 की क्रांति असफल हो गई, लेकिन इस क्रांति ने भारतीयों के अंदर राष्ट्रवादी चेतना को जगा दिया था। अब भारत में अंग्रेज़ों के नीतियों के विरोध हेतु सुनियोजित संगठन की आवश्यकता थी। अब ये हुआ कि 1857 की जो क्रांति थी असफल तो हो गई थी, लेकिन जो 1857 की क्रांति की आत्मा थी, आत्मा मतलब जो उसकी भावना थी, जिस लिए क्रांति हुई थी, वो विचारधारा और प्रबल हो गई। तो उस विचारधारा ने क्या किया, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित किया और अब भारत में अंग्रेज़ों की नीतियों के विरोध हेतु सुनियोजित संगठन की आवश्यकता थी कि एक संगठन बनाना चाहिए, और इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। फिर तीसरा पॉइंट है यहाँ पर राष्ट्रीय मंच की आवश्यकता होना। एक राष्ट्रीय मंच की आवश्यकता थी जिसे भारतीय अपनी समस्याएं सुना सके। ओके, देश में एक बड़े मंच की आवश्यकता थी। तो जब भारत में राष्ट्रीय आंदोलन विकसित होने लगा तो सभी भारतीयों को लगने लगा कि देश में एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जो इस राष्ट्रवाद को सही तरीके से संचालित कर सके। मैंने आपको राष्ट्रवाद के उदय के कारण भी पढ़ाए, 1857 की क्रांति के बारे में भी मैंने 3-4 वीडियो बनाए, उसको आप देख लीजिए। राजनीतिक संगठनों की स्थापना होना, ये चौथा कारण है, इसको भी पढ़ लेते हैं। राजनीतिक संगठनों की स्थापना होना, बम्बई, मद्रास, बंगाल प्रेसिडेंसी में कई राजनीतिक संगठनों की स्थापना हुई थी। इन्होंने अंग्रेज़ों की भारत विरोधी नीतियों का विरोध किया और भारत की जनता में राष्ट्रीय चेतना को जागृत कर दिया। अब 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, उसके पहले ही बंगाल, मुंबई, मद्रास प्रेसिडेंसियों में अनेक छोटे छोटे संगठन स्थापित हो गए थे जो अंग्रेज़ों की दमनकारी, शोषणकारी नीतियों का विरोध कर रहे थे।
तो अब ज़रूरत थी कि ये चूँकि ये छोटे छोटे संगठन थे, तो ज़रूरत थी कि एक बड़े संगठन का निर्माण किया जाए जो भारतीयों की समस्याओं को अंग्रेज़ों के समक्ष रख सके और अंग्रेज़ों की जो शोषणकारी दमनकारी नीतियां हैं उनका विरोध कर सके राष्ट्रीय स्तर पर। फिर यहाँ पर है ये 5वां पॉइंट है ब्रिटिश शासन का हित। आपको पता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक अंग्रेज़ ने की थी, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, मैंने बताया। तो इससे ब्रिटेन का भी हित था इसमें। ओके, कैसे? भारत में ब्रिटिश सरकार भी चाहती थी कि भारत में अखिल भारतीय स्तर पर कोई ऐसी संस्था हो जिसके माध्यम से उन्हें भारतीय मानस का पता चल जाए। उनकी दृष्टि में भारत पर शासन करने के लिए आवश्यक था। अब ब्रिटेन लोग चाहते थे, यानी ब्रिटेन जो ब्रिटिश हमारे यहाँ शासन कर रहे थे, वो चाहते थे कि एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जो भारतीय के मनों को, भारतीय के विचारों को, उनके भावों को हम तक पहुँचाए। क्योंकि अगर संस्था नहीं होगी तो भारतीय आंदोलन कर देंगे, उनकी समस्याओं को हम जान नहीं पाएंगे। और अगर ये संस्था स्थापित हो जाती है तो भारतीयों के अंदर जो विचार हैं, जो आंदोलन करने की भावना भड़क रही, उन सारी चीज़ों के बारे में हमको जानकारी हो जाएगी। क्योंकि भारतीय सबसे पहले क्या करेंगे, उस संगठन को अपनी समस्याएं बताएंगे, संगठन अंग्रेज़ को बता देगा। तो इस प्रकार अंग्रेज़ों को जानकारी हो जाएगी कि भारतीय क्या चाहते हैं। तो ये भारतीय चाहते थे कि एक संस्था स्थापित हो जाए, उनकी दृष्टि से भारत पर शासन करने के लिए आवश्यक था। फिर सुरेंद्र नाथ बनर्जी की भूमिका भी थी इसमें। भारत में संवैधानिक आंदोलन के अग्रदूत के रूप में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने समस्त भारतीयों को एकजुट करने का अथक प्रयास किया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने देशव्यापी दौर में कांग्रेस की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। ओके, तो इनकी भी भूमिका थी। और ये बस इतना ही है, ये 6 कारण पर्याप्त हैं, छोटे छोटे कारण हैं, और इसके बारे में मैंने आपको बताया इसके अंदर क्या है। थोड़ा बहुत आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, अगर कहीं पॉइंट आपको मिलता है, कहीं से आप सर्च करके लिखते हैं तो उसको भी लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए।